नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज एक ऐसे डबल गेम की जिसको लेकर सियासतदान अपने अपने तरीके से चाल चलते हैं या फिर सीमा पार से जिन स्थितियों को लेकर लुभाया जाता है उसके जरिए कहीं गड्ढे भी खोदे जाते हैं। तस्वीरों के जरिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए 10 जुलाई को रूस के उफा शहर में एक बैठक हो रही थी, लेकिन आज ये बैठक जो 16 जुलाई को दिल्ली में हुई उसमें 9 लोगों की मौजूदगी थी। 3 मंत्री थे, तीनों मंत्रालय के सचिव थे। इसके अलावा आईबी चीफ, रॉ चीफ और एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। ध्यान दीजिए तो जयशंकर और डोभाल ये दोनों मौजूद उफा में भी थे और इन सब के बीच, दोनों के बीच इस 6 दिनों के भीतर में ड्रोन का सवाल उठा, सीमा पर फायरिंग हो गई, कश्मीर का मुद्दा उठा। अब यह सवाल है कि इस एक हफ्ते के भीतर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जबकि आज दिल्ली में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई उसने इसके संकेत दे दिए कि दरअसल बेहद खतरनाक स्थिति है जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये स्थिति क्यों इस दिशा में जा रही है जबकि भारत ने आमंत्रित किया था नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ अपने देश लौटे तो उसके बाद सेना हरकत में आ गई। तो क्या ये माना जाए कि राहिल शरीफ दरअसल नवाज शरीफ को नीचे दिखाना चाहते हैं या फिर कुछ और संकट है और भारत को लेकर पाकिस्तान वाकई डबल गेम कर रहा है? जरा रिपोर्ट देखिए। 10 जुलाई को रूस के शहर उफा में पाकिस्तान को बातचीत का निमंत्रण देकर बैठक, तो 16 जुलाई को दिल्ली में पाकिस्तान की आतंकी साजिश और सेना की बदनीयत को लेकर उठते सवालों पर बैठक। 10 जुलाई को पहली बार भारत पाकिस्तान के विदेश सचिव एक साथ बैठकर आधा आधा संयुक्त बयान पढ़ते हुए नजर आए। तो 16 जुलाई को विदेश सचिव को दिल्ली में कहना पड़ा कि पाकिस्तान की हरकत सही नहीं है। It hasn't been decided when. What was agreed to in Ufa was that they were to meet in Delhi. तो ऐसा क्या हुआ कि हफ्ता भी नहीं बीता और पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर ड्रोन से खुफिया गिरी का आरोप लगा दिया, सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी, कश्मीर राख शुरू कर दिया। जबकि 10 जुलाई को तो बेहद अदब से आधे घंटे की तय बातचीत की जगह 1 घंटे तक बातचीत चली और लगा बर्फ तो पिघल गई। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाकई बर्फ पिघल रही है तो पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकवादी घुसपैठ करने की तैयारी करने लगे। ये किसने सोचा होगा? अपने ही ड्रोन को भारत का ड्रोन करार देकर पाकिस्तान क्या भारत को जानबूझकर उलझा रहा है या दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत दरअसल उसे घेर रहा है? या फिर नवाज शरीफ को सेना प्रमुख राहिल शरीफ पैगाम दे रहे हैं कि उफा की बैठक का खामियाजा तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा? यूं भारत ने भी आज ड्रोन को लेकर पाकिस्तान के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए। The photograph of the drone in question indicates that it is not of Indian design nor of any UAV category held in the inventory of the Indian Armed Forces. It appears to be of Chinese design and is commercially available off the shelf. रूस के उफा शहर में प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवाज शरीफ को बातचीत का न्योता दिया था, लेकिन शायद मोदी को इस बात का आभास नहीं था कि पाकिस्तान में सेना और आईएसआई के बिना चुनी हुई सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। और भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है उसी का नतीजा है। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उफा में तय तो यही हुआ था कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डोभाल और सरताज अजीज दिल्ली में मिलेंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बिगड़े कि मिलेंगे कब, इस पर आज विदेश सचिव ने चुप्पी साध ली और पाकिस्तान में सरताज अजीज लगातार कश्मीर से लेकर समझौता ब्लास्ट को ही उठाने में लग गए। वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल को आज गृह मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में आना पड़ा। तो अब सवाल 3 है। पहला, क्या उफा की बैठक एक बड़ी भूल थी? दूसरा, क्या पाकिस्तानी सेना नवाज शरीफ को नीचा दिखाने में लग चुकी है? और तीसरा, क्या पाकिस्तान पहली बार खुलकर डबल गेम खेल रहा है? क्योंकि उफा की बैठक के बाद जिस तेजी से पाकिस्तानी सेना सीमा पर सक्रिय हुई है और असर उसी का है कि लगातार रिहायशी इलाकों में फायरिंग हो रही है, सीज फायर तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तानी रेंजरों की बातचीत इंटरसेप्ट हुई तो घुसपैठ का सच सामने आने लगा और ड्रोन के जरिए भारत को घेरने के बचकाने अंदाज ने नया सवाल यही खड़ा कर दिया, क्या मोदी सरकार ने पाकिस्तान को ना बदले जाने वाले पड़ोसी के ख्याल से जो बातचीत शुरू की वो एक बड़ी भूल है? जाहिर है एक ऐसा सवाल उफा के जरिए उठा था जिसमें लग यही रहा था कि दुनिया के सामने वाकई 2 पड़ोसी देशों की स्थिति
एक बार फिर मिलनसार हो जाएगी, लेकिन किसे पता था ड्रोन जैसी स्थिति भी आएगी, फायरिंग भी होगी। लेकिन इन सब के बीच मसला इतना बड़ा नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी रेंजरों की जो बातचीत इंटरसेप्ट की गई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि 800 से 1000 आतंकवादी घुसपैठ करने की स्थिति में है। वो रास्ता लाइन ऑफ कंट्रोल का हो सकता है, इंटरनेशनल बॉर्डर का हो सकता है, और वो रास्ता समंदर का भी हो सकता है। नेवी चीफ से यही सवाल हमारे संवाददाता नेगी ने जब पूछा तो क्या जवाब मिला, ये सुनिए। आज का ये जो हम इंटरेक्शन कर रहे हैं ये लार्जली हमारे इंडिजनाइजेशन और इनोवेशन सेमिनार को लेके है। जिन खतरों की आपने बात की है, जैसा आप जानते हैं नौसेना हमेशा समुद्री सरहदों पे सतर्क रहती है। दूसरी मुश्किल एक और है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान तरजीह दे रहा है। वहां भी कोई डबल गेम तो नहीं हो रही, क्योंकि पहला मौका है कि दरअसल इस बातचीत के भीतर में एक विभाजन रेखा खींच दी गई है। गिलानी और आसिया अंद्राबी वो दोनों कह रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ बातचीत में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ 3 मॉडरेट चेहरे हैं, मीरवाइज, यासिन मलिक और शब्बीर शाह, ये कह रहे हैं हम आएंगे। कौन सी स्थिति है ये? दरअसल 21 तारीख के दिन दिल्ली में ईद मिलन है पाकिस्तानी दूतावास में, और उसी दिन पार्लियामेंट भी शुरू हो रही है। और पार्लियामेंट में ये सारे मुद्दे उठने वाले हैं, यह भी तय है, क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि बातचीत और दूसरी तरफ पाकिस्तान से लेकर भिड़ंत को लेकर हो रही है, तो डबल गेम पाकिस्तान का किस रूप में रहेगा इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच पार्लियामेंट अगर 21 से शुरू हो रही है तो कुछ सवाल और उठेंगे। भूमि अधिग्रहण का मुद्दा उठेगा। भूमि अधिग्रहण का सबसे बड़ा संकट यह हो चला है कि चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष में सरकार को कटघरे में खड़ने वाले तमाम नेता, हर की नजर इस बात को लेकर है कि खेती की जमीन नहीं दी जाए, खेती की जमीन ले ली जाए। किसान की फिक्र किसे है? रिपोर्ट देखिए। यह 2015 के भारत का सच है। अभी साल बीतने में आधा बरस बाकी है, लेकिन 1200 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। लेकिन सियासी संघर्ष खेती की जमीन लेने या ना देने की सियासत पर अटिका है। मोदी सरकार बीते 48 घंटों से विकास के लिए खेती की जमीन लेने पर आमदा है, और इसी दौर में राहुल गांधी किसानों के बीच घूम घूम कर ऐलान कर रहे हैं कि 1 इंच भी खेती की जमीन लेने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजस्थान में नहीं, बाकी हिंदुस्तान में बीजेपी से, एनडीए सरकार से लड़ेगी, और हम उनको 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 इंच आगे बढ़ने नहीं देंगे। किसानों के बीच राहुल घूम रहे हैं तो लुटियंस की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी बैठकों के दौर के बीच देश के लिए विकास का खाका खींचने में लगे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच किसान जमीन छोड़ने से पहले जिंदगी छोड़ रहा है, और फिक्र शायद किसी को नहीं। उसके लिए हर दरवाजा बंद है। आप इसे संयोग भी कह सकते हैं कि जिस वक्त दिल्ली में देश के विकास का जिक्र तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ हो रहा था, उसी वक्त विदर्भ में किसान खुदकुशी कर रहे थे। ये आनंद कालीराम राठौर है, यवतमाल जिले के बोथन गांव का किसान। फसल बर्बाद हुई, कर्ज में डूबा, न मुआवजा मिला न राहत, तो खुदकुशी कर ली। और बीते 48 घंटों में खुदकुशी करने वाला आनंद राठौर अकेला नहीं है। यवतमाल जिले के उटी गांव का प्रमोद गावंडे भी है, और वाशिम जिले के पेंटाकली गांव का गणेश वाघ भी है। इसके अलावा अमरावती का रामेश्वर जामनिक और वर्धा का माहौर कालंगी भी है। हालात इतने बुरे हैं कि सिर्फ विदर्भ में इसी महीने यानी जुलाई के महीने में मरने वालों किसानों की तादाद 32 हो चुकी है, और महाराष्ट्र में इस बरस 820 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि पिछले बरस महाराष्ट्र में 1072 किसानों ने खुदकुशी की थी। हालात कर्नाटक के भी अच्छे नहीं हैं। वहां भी 10 जून से 10 जुलाई के बीच 51 किसानों ने खुदकुशी कर ली, और इस बरस 300 से ज्यादा किसान कर्नाटक में भी खुदकुशी कर चुके हैं। यानी किसानों के पास जमीन तो है, लेकिन खेती का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के बाद से आज तक किसानों को किसी भी सरकार ने दिया ही नहीं। और विकास के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हर सरकार को जमीन चाहिए, मौजूदा वक्त में भी। यानी विकास की एक ऐसी रेखा देश में खींचने की आधुनिकतम सोच हर सरकार के पास रही है, जिससे आने वाले वक्त में देश में किसान खुदकुशी करता नजर न आए, बल्कि किसान के बदले मजदूर मरे। कहीं शहरी गरीब परिवार खुदकुशी करे, कहीं 2 जून की रोटी की खातिर बेरोजगार आत्महत्या करे, तो रोजगार की तलाश में भटकते भटकते जिंदगी गंवाने का सिलसिला ही बड़ा होता चला जाए। तो एक तरफ लुटियंस की दिल्ली में स्किल इंडिया की तलाश, और दूसरी तरफ
जमीन जाने से खौफजदा किसानों के बीच दिल्ली की सत्ता से टकराने का राहुल गांधी का अंदाज। जहाँ भी ये गरीब लोगों को मारने की कोशिश करेंगे, वहाँ कांग्रेस पार्टी चट्टान, वहाँ कांग्रेस पार्टी दीवार जैसी इनके सामने खड़ी हो जाएगी। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। तो इन दो वक्तव्यों में स्किल्ड किसान मजदूर कहां खड़े हैं और उन्हें किस दिशा में जाना है वो खुद ही तय कर ले। मुश्किल यही है कि किसान को कभी भी स्किल्ड लेबर माना ही नहीं गया। मुश्किल यह भी है कि किसान दरअसल इस देश की अर्थव्यवस्था में सहायक हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं गया। मुश्किल यह भी है कि दरअसल किसान के नाम पर सियासत की जा सकती है और सत्ता पाई जा सकती है, इसका जिक्र हर सियासत ने बार बार किया। महाराष्ट्र की विधानसभा में आज ये सवाल उठा। शिवसेना के एक विधायक ने कहा, अब मोदी का गुणगान बंद कीजिए, किसानों की फिक्र कीजिए। क्योंकि किसानी और कर्ज को लेकर बहस हो रही थी तो उसमें बीजेपी के एमएलए मोदी के नाम से शुरुआत कर रहे थे। लेकिन मसला ये नहीं है, सियासत जब होती है तो वो किसान की फसल नहीं, अपनी सियासी फसल देखती है। अंदाजा कांग्रेस ने लगाया है और कांग्रेस अब किस दिशा में बढ़ रही है, रिपोर्ट देखिए जरा। ये शतरंज नहीं, कांग्रेस की नई सियासी बिसात है, जिसमें भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार को अलग थलग करने के लिए उन क्षत्रपों को घेरने की तैयारी हो रही है जो पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री मोदी के भूमि अधिग्रहण को समर्थन दे सकते हैं। तो सोनिया गांधी अब सियासी खेल को बंद दरवाजे से निकालकर सड़क चौराहों पर खेलने को तैयार है। दरअसल सोनिया गांधी के इफ्तार में मुलायम और मायावती ने शिरकत नहीं की तो संकेत यही आया कि राज्यसभा में मोदी सरकार अब मुलायम मायावती को मैनेज कर सकती है। लेकिन कांग्रेस ने पहली बार तय किया विरोध सीधे होना चाहिए और नई बिसात के तहत संसद सत्र शुरू होने के अगले दिन यानी 22 जुलाई को ही समूचे यूपी में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, हल, लाउडस्पीकर, कार्टून, बैनर के साथ एक प्रदर्शन किए जाएंगे, जिससे संसद के भीतर अगर मुलायम या मायावती भूमि अधिग्रहण पर मोदी सरकार के साथ जाएं, तो सूबे में यही सोचकर हंगामा मच जाए कि किसानों के हक में सिर्फ कांग्रेस है या फिर मुलायम मायावती किसानों के हक में नहीं है। क्योंकि किसानों के साथ में जुड़ा वो एक आइडेंटिटी है किसानों की। ट्रैक्टर और बैलगाड़ी दोनों एक उसका एक सिंबल है, अपनी पहचान है और उस पहचान को हम उजागर करना चाहते हैं कि इस देश में सभी पूंजीपति नहीं बेचते हैं। तो कांग्रेस तैयारी कर रही है और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 22 जुलाई को लखनऊ में 50 से ज्यादा बैलगाड़ियों के साथ मार्च होगा। हर जिले में कम से कम 50 ट्रैक्टरों के साथ विरोध दर्ज कराया जाएगा। ट्रैक्टरों और बैलगाड़ियों पर मोदी विरोध की आकर्षक और चुटीली झांकियां भी लगाई जाएंगी। मोदी के पुराने वायदों का जिक्र होगा और आज के फैसलों की तुलना करते हुए वादा खिलाफी का कार्टून भी बनाया जाएगा। दरअसल अब कांग्रेस चाहती है कि किसान विरोधी आंदोलन इतना तेज हो जाए कि सपा और बसपा मानसून सत्र में किसी भी तरह से मोदी सरकार की मदद करने की हिमाकत न कर सके। किसान और जमीन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही कांग्रेस को उम्मीद है कि इसके जरिए उसकी सियासी फसल एक बार फिर देश भर में लहलहा उठेगी। इसीलिए उसके निशाने पर तो मोदी सरकार है, लेकिन मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार वो दबाव डाल रही है गैर भाजपाई दलों पर। दिल्ली से कैमरामैन अनुराग सक्सेना और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। यह सियासत की नई लकीर है। कांग्रेस समझ रही है उसकी सियासत अब फसल की तरह लहलहा सकती है, क्योंकि यहां ओलावृष्टि और तूफान का संकट नहीं है, वह तो दूसरी दृष्टि से बनारस पर आ गया है। एक के बाद एक तीसरी रैली भी रद्द करनी पड़ी। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। बीते साल दिसंबर से आज तक नरेंद्र मोदी किसी न किसी वजह से वाराणसी नहीं पहुंचे। पिछले महीने बारिश ने उनका प्रोग्राम बिगाड़ा तो इस बार बारिश से निपटने के लिए वाटर प्रूफ टेंट लगाए गए थे और इस व्यवस्था पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन भारी बारिश और कार्यक्रम स्थल पर ही एक मजदूर की करंट लगने से मौत होने के बाद मोदी को फिर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है। मैं इस कार्यक्रम को आज नहीं करूंगा और उन्होंने इसको स्थगित किया है।
यानी गंगा का नाम लेकर जिस धार्मिक लबादे के साथ मोदी वाराणसी पहुंचे, अब उसी गंगा तट पर आने से बारिश ही उन्हें रोके हुए है। लेकिन सवाल मोदी का नहीं है, क्योंकि वाराणसी से सांसद बनने के बाद मोदी भले न आए हो, लेकिन उनका पूरा कैबिनेट वाराणसी आकर ये जताने की कोशिश करता रहा है कि वाराणसी को चमकाने में उनकी ओर से कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। गौर करें तो 26 मई 2014 से इस साल 30 जून तक 31 मंत्रियों ने 129 दौरे वाराणसी के किए। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा तो 52 बार वाराणसी हो आए। आला नौकरशाहों ने वाराणसी के 144 दौरे किए और इनमें 56 तो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के थे। यानी मोदी ने वाराणसी को चुना तो पूरा अमला वाराणसी की सेवा में जुट गया। लेकिन जिस उम्मीद से वाराणसी के लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे थे, वो उम्मीद इसी मिनी पीएमओ पर ही टूट रही है। शुरुआत में माना गया था कि इसकी चौखट पर आते ही लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन हाल ये है कि अब शिकायतों की संख्या घट रही है, लोगों का विश्वास इस दफ्तर से टूट रहा है। जैसे कि अभी मेरी बेटी की शादी थी, मैंने भी एक दरखास्त दिया था, जबकि सारे लोग जानते हैं कि महेंद्र प्रसन्ना बहुत ही गरीब हैं, किराए के मकान में रह के अपना जीवन पालन कर रहे हैं, और मैंने आर्थिक मदद के लिए इनको पत्रक दिया। उसका इन्होंने सीधा जवाब दिया कि प्रधानमंत्री जी के फंड में ऐसा कोई फंड नहीं है जिससे कि आर्थिक मदद कन्याओं की शादी में दी जाए। अब यहाँ पे इतने 1 साल हो गए कार्यालय खुले हुए, कोई भी समस्या या पत्रक दिया जाता है तो कोई सुनवाई होती नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर समस्याएं जिन मुद्दों से संबंधित हैं, वो राज्य सरकार के अधीन हैं और उसमें प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकते। लेकिन डिजिटल इंडिया से लेकर स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के दावे बुलंद करते प्रधानमंत्री से उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें अलग हैं, क्योंकि मोदी जिस विकास और तरक्की का पाठ दुनिया भर में पढ़ाते हैं, उसकी पहली झलक वाराणसी वासी अपने यहाँ ही देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आलम यह है कि आज मोदी को जिस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करना था, वो फिर टल गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि छठी बार हुआ। यानी पीएम जब तक आएंगे नहीं, ट्रॉमा सेंटर चालू नहीं होगा। तो इंतजार वाराणसी को मोदी का जरूर है, लेकिन देखना यही है कि मां गंगा उन्हें कब बुलाती है। अनूप श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। तो बनारस से बुलावा कब आता है, इंतजार हर किसी को है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर 6 बार टल गया। इसको लेकर गुस्सा 6 महीने से ये खेल हो रहा था और आज बनारस के साधु संत टूट पड़े, खुद ही उद्घाटन करने के लिए ट्रॉमा सेंटर की तरफ पहुंच गए। वहां पर वो पहुंचे और उनकी अगुवाई कर रहे थे आदि मुक्तेश्वरानंद। दूसरे नंबर पर आते हैं शंकराचार्य की फहरिस्त में, खुद ही पहुंचे, उद्घाटन किया। पुलिस भी गुस्से में आ गई, उसने भी लाठियां भांज दी, भगदड़ भी मची, लेकिन उद्घाटन किया गया। कहा इसे नहीं टलने देना चाहिए। और ये बता दें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ट्रॉमा सेंटर लगातार अगर टल रहा है, ये देखिए नारियल भी फोड़ा गया और शुरुआत भी कर दी गई।